ये ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर दीवारों पर जो जो अंग भी गिरे थे उन सभी अंगों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारा पहली बार कुछ इस तरह का अनुभव था कि मंदिर परिसर के बीच में यहाँ पर नृत्य करना, जो यहाँ के लोग माता रानी को खुश करने के लिए नृत्यशाली करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टू भारत चैनल में आपका स्वागत है। वेस्ट बंगाल टेम्पल सीरीज में हमने सबसे पहले कलकत्ता के कालीघाट शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की। अब हम पश्चिम बंगाल के एक और प्रसिद्ध शक्तिपीठ कंकाली तला पहुंचे हैं, जो कलकत्ता से 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कंकाली तला मंदिर पश्चिम बंगाल राज्य के बीरभूम जिले में बोलपुर के उत्तर पूर्व में कोपई नदी के तट पर स्थित है। नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम पश्चिम बंगाल के शक्तिपीठों की यात्रा आपको करवा रहे हैं। हमने सर्वप्रथम कवर किया था कालीपीठ कोलकाता से 170 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल के एक और ज़िला भोलपुर में। और भोलपुर प्रसिद्ध है दो मुख्य विशेषताओं के कारण। एक यहाँ का कंकाली तला गाँव, यहाँ पर अभी इस समय हम खड़े हैं। मेरे पीछे माँ का शक्तिपीठ है, कंकाली तला शक्तिपीठ। और दूसरी मुख्य विशेषता है यहाँ भोलपुर की कि यहीं पर शांति निकेतन स्थापित है। शांति निकेतन जो कि रविंद्रनाथ टैगोर महान कवि हुए हैं पूरे भारत के, उनके पिता द्वारा एक छोटा सा गांव स्थापित किया गया था। और आगे चलकर रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी जगह पर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले शक्तिपीठ के दर्शन करते हैं। तो अभी हम बाहर ही खड़े हैं। आसपास यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपको गुड़हल के फूलों की माला मिलती है माँ को चढ़ाने के लिए। तो वैसे बंगाल में 13 शक्तिपीठ है। हम अधिक से अधिक शक्तिपीठ आपको दिखाने के प्रयत्न करेंगे। ये हमारी दूसरी शक्तिपीठ की यात्रा है। जो अभी दूर से मेरे को मंदिर दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मुख्य कारण कि आसपास सिर्फ ग्रीनरी और बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं और उसके बीच में ये माँ का कंकाली तला शक्तिपीठ स्थापित है। तो चलिए पहले दर्शन करते हैं। दूर दराज के इलाके में स्थित होने के बावजूद मंदिर में हर उम्र के भक्तों की भीड़ थी। यह वास्तव में पेड़ों की घनी कतार के बीच स्थित एक सुंदर शक्तिपीठ था। इस मंदिर में कई अन्य भक्ति से संबंधित गतिविधियां भी चल रही थी। सबसे पहले हमने मंदिर के पुजारी से मुलाकात की और उनसे इस मंदिर के इतिहास के बारे में विस्तार से जाना। सती का जो दक्ष यज्ञ हुआ था, शिवहीन यज्ञ, तो सती का जो 51 का खंड हुआ है ना, एक एक जगह पर एक एक खंड गिरा है। हाँ, तो यहाँ पर माई का कमर, ये कमर गिरा है। हाँ, यहाँ जो कुंड है, ये कुंड में माई का कमर है। तो ये जो बगल में कुंड है, पहले माँ का कुंड में पूजा होता है। हाँ, उसका बाद माई का मंदिर में पूजा होता है। का नाम क्या? यहाँ कंकाली माता सती पीठ, सती कुंड। हाँ, और सती का लास्ट पीठ है। तो अभी माता रानी जी का जो मंदिर है वो हमारे बिल्कुल बगल में है, पीछे है। और ये देखिए जो सबसे अधिक विशेष महत्व है जिस तीर्थस्थली का इस शक्तिपीठ पर, वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। वो है काली कुंड। तो मेरे सामने देखिए, यहाँ पर भक्त आते हैं। इसको भी उतना ही पूजा दिया जाता है जितना माँ को। तो यहाँ पर माँ की जो पूजा की जाती है, एक तरह से हम कह सकते हैं जल के रूप में। आई जो पानी, कुंड का जो पानी है ना, ये पानी ये है माँ। सती जब गुजर गया, यहाँ सती माता जी, सती माता जी, तখন शिव जी तो पागल हो गया। हाँ, वो ब्रह्मांड में तांडव नृत्य किया जी। তখন যখন বিষ্ণু ভগবান বিষ্ণু ये করেছিল, तो पीस হয়ে গেছিল 51 पीस, 51 पीस। और एक पीस, एक काकल का हार जो है ना जी, वो इधर में गिरा। अच्छा, इसी कुंड में गिरा था। एक कुंड में गिरा। एक कुंड में शिला रूप हो गया, शिला हो गया। एक शिला है इसका अंदर। 1913 में उठा है। आप अपना आप जगता है। इसका अच्छा। पानी सूख जाता है जी। माँ उधर शिला रूप के दर्शन देता है। 2012 में उठा है लास्ट तब दर्शन हुए थे वो 2013 में हुए थे ना। हाँ, ये 100 ईयर के मध्य 2013 में दर्शन हुए थे। अब ये लोग सोचते कि 2032 में लगता है माँ आबार आएगा। अच्छा, फिर से दर्शन देंगी माँ। 2013 में दिए थे, अब 2032 में। इसके अंदर शिला रूप में माँ स्थापित है। हाँ, माँ को जो कंकाल को हार है वो शिला है।
अच्छा, यहाँ पर ये कितना गहराई है, कुछ अंदाजा कितना डीप है ये? पहले तो 2000 फुट था, क्यों उधर से वो जल का अंदर वो जा नहीं पाता है। हाँ ठीक है। तो ये 50 से 60 फुट की इसकी गहराई बताई जा रही है इस काली कुंड की, लेकिन इसका महत्व, इसकी पूजा उतनी की जाती है जितनी यहाँ पर माँ के शक्तिपीठ की जाती है। घर वो पानी के लिए आप घर में ले जाइएगा ना, तो घर में सब कोई सुखी शांत में रहेगा। कितनो बीमारी आएगा, हाँ, तो कितनो बीमारी आएगा ना तो सब अच्छा कर देता है माँ। हमें पता चला कि यह कंकाली तला शक्तिपीठ वह स्थान है जहां माता के कमर का कंकाल गिरा था, तो इससे धरती में खड्डा बन गया जो बाद में पानी से भर गया, और जिसके कारण यहाँ फिर एक दिव्य कुंड बन गया, जिसे फिर काली कुंड के नाम से जाना जाने लगा। पवित्र काली कुंड में माथा टेकने और उसके जल का आचमन करने के बाद हम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। हमने पुजारी जी से पूछा कि मंदिर के गर्भगृह में किसकी पूजा होती है। यहाँ पर पंचमुंडक आसन है। आसन है मतलब, हाँ, माने जो आसन है पंचमुंड का, हाँ, तो यहाँ पर माई का सेवा पूजा होता है, दक्षिणा काली का, हाँ, और माने आसन के ऊपर माई का एथी तो है। कंकाली तला मंदिर हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। देवी सती मंदिर की प्रिसाइडिंग गॉडेस है। इस मंदिर में पत्थर, धातु या मिट्टी से बनी मूर्तियां और प्रतिमाएं उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ एक फ्रेम युक्त पेंटिंग है जिसमें देवी काली को भगवान शिव के ऊपर खड़े हुए दिखाया गया है। मंदिर की शक्ति को देवगर्भा और भैरव को रूरू कहा जाता है। यहाँ का जो शिव जी है वहाँ का नाम है कांतीश्वर महादेव। यहाँ का जो भैरव है वो बाबा का नाम है रूरू भैरव। यहाँ माई का पूजा वात्सरिक पूजा होता है। मंदिर में देवी सती और भगवान शिव की दिव्य शक्ति को देवगर्भ और रूरू के रूप में रखा गया है। यहाँ का माँ का बहुत महिमा है। हाँ, माई के पास जो आता है वो माई खाली हाथ में आता है, माई भर के भेजता है। तो माता रानी जी के दर्शन तो हमने कर लिए हैं। तो यहाँ पर मंदिर के आसपास ना आपको बहुत सारी लाइवली एक्टिविटीज़ मिलेंगी। पीछे मेरे भक्तों की लाइन है। मंदिर परिसर बहुत बड़ा है। हल्की हल्की अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो यहाँ पर, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है, तो ट्राइबल डांस होता है, बाउल करके बोला जाता है। वो देखिए यहाँ पर अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर देखते हैं और जानते हैं बाउल डांस के बारे में। 10 से 12 लोगों का ये ग्रुप रहता है और लगभग हम ही यहाँ पर 3 से 4 अलग अलग ग्रुप देख रहे हैं मंदिर के चारों तरफ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में संथाल जनजाति पाई जाती है। संथाली नृत्य, जिसे लुंगी पंछी नृत्य या डोंग के नाम से भी जाना जाता है। संथाल जनजाति के लोग इसके साथ साथ झूमूर, बाउल और गंभीरा जैसे अन्य लोक नृत्य भी करते हैं। संथाली नृत्य एक जीवंत और हर्षोल्लासपूर्ण नृत्य है जो अक्सर त्योहारों और समारोहों के दौरान किया जाता है तथा जनजाति की सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करता है। तो ये बाउल डांस है जो ये लोग हैं जो कर रहे हैं, यहाँ के ट्राइबल पीपल, वो माता रानी को खुश करने के लिए यहाँ मंदिर परिसर में आते हैं। ये डेली का रिचुअल रहता है और यहाँ पर मंदिर परिसर के बाहर ही वो इस नृत्य को करते हैं। कुछ भक्तों को उन आदिवासी नृत्यकों के साथ नाचते हुए देखने के बाद हमने भी आदिवासी संगीत का आनंद लेने का फैसला किया। हमने भी उनके साथ कदम मिलाने और उनके सुंदर नृत्य की नकल करने की पूरी कोशिश की। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने भी इनके साथ नृत्य किया। ये हमारा पहली बार कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस था, अनुभव था कि मंदिर परिसर में माँ को खुश करने के लिए यहाँ पर जो नृत्य शैली की जाती है हर दिन की, तो बेहद ही आनंद भी आया, मज़ा भी आया।
तो पहली बार ही हमने कुछ ऐसा देखा कि मंदिर में जो नृत्य किया जाता है इष्ट देव को खुश करने के लिए, और जो हमें यहाँ पर आकर एक्सपीरियंस हुआ इस नृत्य को करते हुए, वो भी बड़ा ही अद्भुत था। क्योंकि हम मंदिर में सुबह सुबह पहुंच गए थे, इसलिए हमने मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों की भीड़ में धीरे धीरे वृद्धि देखी। जैसे कि हम देख सकते हैं भीड़ इस मंदिर में बहुत रहती है, पूरी लंबी लाइन बनी हुई है यहाँ पर माँ के दर्शनों के लिए। हमने यह भी देखा कि स्थानीय विक्रेता बंगाली हैंडीक्राफ्ट्स बेचने के लिए जमीन पर अपनी चटाई भी बिछा रहे थे। यहाँ पर क्योंकि शांति निकेतन पास में ही है, तो बहुत सारे आपको जो हैंडीक्राफ्ट है यहाँ पर मिलेंगे। मंदिर परिसर में ही आपको ये बहुत छोटी छोटी सी दुकानें मिलेंगी और बड़ी साफ़ सफाई से रखे गए हैं यहाँ पर जितने भी ये हैंडीक्राफ्ट लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल की संथाल जनजाति की मधुर धुनों पर नाचने के बाद हम मंदिर के उस स्थान पर पहुंचे जहां देवी के लिए भोग प्रसाद तैयार किया जा रहा था। हमने मंदिर परिसर में प्रतिदिन तैयार होने वाले लंगर से जुड़ी पूरी रस्म के बारे में समझा। यहाँ पर माई का मंदिर के बगल में पश्चिम साइड में माई का भोग घर है, वहाँ पर माई का भोग बनता है रोज। तो ये यहाँ पर माँ को हर दिन भोग लगाया जाता है। अभी वही भोजन प्रसाद को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, और ये भोजन प्रसाद सात्विक रहता है। हाँ, बिल्कुल सात्विक। यहाँ पर माई का भोग का घर है जी। हल्की हल्की आवाज आ रही है जी। भोग बन रहा है, अभी पूरा बना नहीं। ठीक है, ये अभी बन रहा है। ये मीठे चावल, हाँ मीठे चावल। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? यहाँ पर माई का घी भात कहते हैं। खीर भात, हाँ, माने पुलाव टाइप। पुलाव टाइप, ठीक है। तो अभी बाकी भोग बन रहा है, ठीक है। अभी दाल बन रहा है, चटनी बनेगा, भुजिया बनेगा, खीर बन गया है। खीर बन गया है, ठीक है। चावल का पुलाव टाइप का भोग है, घी भात। हाँ, यह भोग पूरा निरामिष भोग है। हाँ, निरामिष मतलब माने एकदम सात्विक आहार है। सात्विक आहार। हाँ, जी कोई भक्त खा सकते हैं। अच्छा, ये कूपन कितने का मिलता है? 60 रुपये। 60 रुपये। कितने बजे शुरू हो जाता है? 12:30 बजे। 12:30 बजे शुरू हो जाता 12 बजे माई का भोग। है, ठीक है। 12:30। तो ये यहाँ का दिल्ली का जो माई को भोग लगता है, वो बाद में जो भक्तगण खाना चाहते हैं ना, तो वो भी खा सकते हैं। तो मतलब जो बेस्ट वे रहेगा कि आप सुबह 10 बजे यहाँ पर मंदिर में पहुँच जाते हैं, आप यहाँ पर आएँ, दर्शन करें, जो नृत्य यहाँ पर हो रहा है वो करें। कूपन पहले ले लीजिए, क्योंकि कूपन 1 या 1.5 घंटा पहले मिलता है। उसके बाद जब 12:30 का समय होता है तो आप यहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण करके ही जाएँ। 50 या 60 रुपये का कूपन होता है, अभी हम लेंगे तो आपको बताते हैं। भोजन का कूपन एक कितना? एक का 60 टका। 60 टका। तो समय लगभग हो चुका है 11:30 का। 1 घंटे बाद यहाँ पर प्रसाद मिलेगा। हम उस समय आपको बताएंगे जब माँ को भोग भी लगता है 11:45 पर। अब से 15 मिनट बाद माँ को भोग लगेगा, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, वो भोग 12 बजे माई का यहाँ पर निवेदन होता है। हमने लंगर प्रक्रिया से जुड़ी पूरी रस्म का वास्तव में आनंद लिया। दोपहर 12 बजे के करीब भोग प्रसाद तैयार होने के बाद पुजारी जी ने उस भोग को सम्मान पूर्वक अपने सिर पर उठाकर भोग घर से मंदिर के गर्भगृह में पहुंचाया। जैसे ही पुजारी जी ने देवी को भोग चढ़ाने के लिए गर्भगृह में प्रवेश किया, पूरी भीड़ देवी के मंत्रों के जयकारे से गूंजने लगी। दरवाजा बंद हो गया और भक्त पुजारी के बाहर आने का इंतजार करते हुए भजन गाते रहे। कुछ समय बाद जब देवी को भोग निवेदन हो गया तो दरवाजा खुल गया और पुजारी जी उसी भोग को लेकर बाहर आए। अब पुजारी जी उस भोग को दिव्य काली कुंड में ले गए और कुंड के पवित्र जल में भी
भोग अर्पित किया। भोग प्रसाद से संबंधित इस अनुष्ठान के समाप्त होने के बाद मंदिर में मौजूद असंख्य भक्तों में प्रसाद वितरित कर दिया गया और सौभाग्य से हम भी उस दिन उन भक्तों में से ही एक थे। अपने बंगाली भाई बहन के बीच बैठकर भोग प्रसाद ग्रहण करना हमारे लिए एक अनूठा और यादगार अनुभव था। मंदिर के लंगर हॉल में हमें कई तरह के बंगाली व्यंजन परोसे गए। हालांकि कुछ बंगाली व्यंजन ऐसे भी थे जिनका नाम तक भी हम नहीं जानते थे। उन डिशेस के नाम जानने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमने चुपचाप उनके स्वाद का पूरा आनंद लेने का फैसला किया। हमने अपने प्रसाद का समापन स्वादिष्ट खीर से किया। तो एक और इस मंदिर की हमें खूबसूरती लगी, बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं माँ का मंदिर है। मंदिर परिसर की जो दीवार है ना, वहाँ पर माँ के जो 51 शक्तिपीठ हैं उनके नाम दिए गए हैं। कौन सा अंग कहाँ पर गिरा था वो भी यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है। भगवान विष्णु जी ने माता सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया था और जहाँ जहाँ वे टुकड़े गिरे थे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए। इस कंकाली तला मंदिर की दीवारें उन सभी 51 शक्तिपीठों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देती है कि देवी सती के शरीर का कौन सा भाग या अंग किस स्थान पर गिरा था। 6:30 पौने 7 बजे मंदिर खुल जाता है। पहले माँ का कुंड में पूजा पहले होता है, उसका बाद माँ का मंदिर में पूजा शुरू होता है। उसका बाद माँ को स्नान कराने बहुत चीज़ है। एक एक करके माई को स्नान कराते हैं। स्नान करने के बाद भक्त लोग आकर बैठे हैं। उसका बाद माई का स्नान हो गया, उसका बाद माई का पूजा। कंकाली तला शक्तिपीठ में पूजा करने के बाद अब बारी थी पेट पूजा की। मंदिर के पार्किंग क्षेत्र में एक छोटा सा बाजार था जहां हमने खाने पीने के कुछ दिलचस्प विकल्प देखे। है तो ये एक छोटा सा गांव है, आसपास ट्राइबल एरिया, लेकिन जंगल एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पर जो खाने के लिए आपको बहुत अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं। खाने पीने के लिए यहाँ पर मंदिर के आसपास बहुत सी दुकानें हैं, लगभग 25 से 30 के करीब होंगी दुकानें। यहाँ पर आपको चाय, कचौरी और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये है मूढ़ी, मूढ़ी है, ये डिंगली है। डिंगली की डिंगड़ी, डिंगली डिंगड़ी, घुंगनी है। घुगनी। चलिए, इसमें आलू है, चने हैं। ये कितने का हो गया ये? 25 का। ठीक है। हम होटल में गए थे, कपड़े वहाँ पर चेंज किए, तो अभी हम एक ख़ास तरह की यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट में भी खाया जाता है वैसे भी खाया जाता है, मूढ़ी विद घुगनी। तो मूढ़ी आप समझ रहे हैं, जो फुल्लियाँ जो राइस पफ्स होते हैं, ये मूढ़ी राइस पफ्स जो, तो साथ में जो घुगनी दी है जिसमें आलू पड़े हुए हैं। घुगनी बेसिकली मटरा हम कह सकते हैं। काले तिल है, जीरा। काले तिल मैं देख रहा हूँ कि बंगाल में सब्जियों में, ग्रेवी में बहुत यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, और साथ में ये पहली बार हम खाएंगे। डिंगड़ी बोलते हैं, और डिंगड़ी और क्या बोलते हैं इसको? कुमड़ी। कुमड़ी। ये देखिए, लग मेरे को रहा है ये केले का, वैसे केला नहीं है ये। अच्छा, चलो खा के देखता हूँ फिर बताता हूँ। अच्छा, ये देखिए अंदर से क्या निकला, और साथ में जो स्माइल मिल रही है ना इनकी, वो सबसे बढ़िया। तो अभी पहले ये डिंगड़ी और कुमड़ी खा के देखते हैं। टेस्टी बहुत है, नमक सिर्फ नाम का है, खुद का टेस्ट जो डिंगड़ी का वो बहुत बढ़िया से आ रहा है, लेकिन शकरकंदी भी नहीं मैं बोल सकता इसको। चलिए देखते हैं। ऊपर बेसन का लेप है और अंदर डिंगड़ी, कुमड़ी वो डाल दिया और उसको फ्राई कर दिया गया। लेकिन तरीका देखिए यहाँ पर कैसे मूढ़ी मिली है, घुगनी मिली है, साथ में डिंगड़ी मिली है। टेस्टी बहुत है, लेकिन एक तरह से अलग बंगाली जायके का आज हम टेस्ट कर रहे हैं। लो जी, हमारी एक जीत हो गई है, हमें पता लग चुका है कि कुमड़ी क्या है। एक दो लोगों से और पूछा, उन्होंने बताया पम्पकिन। तो ये पम्पकिन का पकौड़ा हम कह लीजिए, पम्पकिन को फ्राइड किया गया इस तरह से कह लीजिए, लेकिन टेस्टी बहुत है जी। ओह हो, बहुत बढ़िया। ये है कद्दू, जिसको कुमड़ी बोलते हैं, जो फ्राई किया है इन्होंने। यहाँ पर हमारे उस साइड पर बोलते हैं कद्दू। तो
पहली बार ये ट्राई है लाइफ में, तो पहली बार हमने ट्राई किया है इसको, लेकिन मज़ा आ गया, फैन हो गए हम इस कुमड़ी के। वो पका हुआ पम्पकिन होता है ना, उसका है। तो बंगाली डिशेज़ का अभी तक का जो हमारा सफ़र रहा है, जायके हमने लिए हैं, तो यहाँ पर बनाने का, प्रेजेंट करने का और खाने का तीनों ही तरीके अलग हैं। तो घुगनी को हमने राइस के साथ भी खाया, कुलचे के साथ भी खाया, पूड़ी के साथ भी खाया, कचौड़ी के साथ भी खाया, लेकिन यहाँ पर पहली बार है कि घुगनी को हम राइस पफ मूड़ी जिसे कहते हैं उसके साथ खा रहे हैं। अभी तो मेरा फर्स्ट टाइम ट्राई है, तो उस तरीके से मेरी ज़ुबान पर वो टेस्ट बन के तो नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लोग खाते हैं कि यहाँ बंगाल में ये खाया जाता, तो ये स्टेपल फूड है यहाँ पर बंगाल में। अभी 3-4 चम्मच ली, 3-4 बाइट्स मैंने लिए ना, अब हल्का हल्का टेस्ट लगने लगा है, लेकिन ये हमने अपने लिए एक और मंगाया है कुमड़ी, ये मेरे को बहुत पसंद है। कुमड़ी बहुत टेस्टी था, टेस्टी बहुत बढ़िया था। तो ये देखिए, केरल में हमने पिया था मसाला सोडा इससे पहले, यहाँ पर अभी हम वेस्ट बंगाल में पीने लगे हैं। थोड़ा अलग तरीके से बनता है, इसमें डाला नींबू, पुदीना, अदरक और अभी हरी मिर्च भी डालेगा। दिखाना जरा हरी मिर्च। फिर इसको कूटा जा रहा है, देखिए अब इसमें पूरी की पूरी हरी मिर्च डाल दूँ। चलिए अब इसको भी कूटा जाएगा। फिर इसके बीच में पड़ी है आइस, मसाला सोडा सिरप, मसाला सोडा का सिरप। ये किस चीज़ का बना होता है, ये पता है कुछ क्या इसका? नहीं मैं चलो अब इसको हिला दिया, अब वहाँ से सोडा तैयार किया जाएगा। दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है ये देखिए, ऊपर से देखिए आप, नींबू, पुदीना, जिंजर और मिर्च, हरी मिर्च दिख रही है जो कूटी हुई थी। अभी इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट डालना, वो है नमक, लेकिन भैया ने हमें बोला कि नमक पहले आधा पी लेना, उसके बाद नमक को हिलाना है, नहीं तो सारे का सारा सोडा बाहर आ जाएगा। अभी ऊपर ही रख देंगे नमक को, हिलाएंगे नहीं। चलो, हाँ, क्या चीज़ है। इधर भी नमक लगा ऊपर इसके। हाँ, बहुत बढ़िया था ये। अभी नमक ऊपर ही है, मेरे को लग रहा बाहर आएगा भी सोडा। नमक ही लाता हूँ अभी, देखता हूँ आता कि नहीं बाहर से। देखिए नमक ना अभी ऊपर है, ये ऊपर नमक है। ओह, जल्दी जल्दी पी लिया तो बच गए। अच्छा, जो मिर्च को कूटा ना, मिर्च और अदरक का मसाला सोडा हमने बहुत बार पिया, लेकिन इसमें जो एडेड अलग से है अदरक और मिर्च, बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट चेंज मिलेगा आपको, अलग से मिलेगा। तीखा भी लगेगा, तो मिर्च का तीखापन है, नींबू का खट्टापन है, अदरक का जो हल्का सा कड़वापन होता है, पुदीने का हल्का सा कसालापन है, और जो सोडा डाला उसका हल्का सा मीठापन है, और बर्फ़ इसमें डाली उसका हल्का सा ठंडापन है। तो एक छोटे से गिलास में लगभग 5 से 6 हमें अलग अलग फ्लेवर मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया, 30 रुपये का ये गिलास था। पहली बार मिर्च वाला सोडा पी रहा हूँ, इतनी तीखी मिर्च थी। तो ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक है किस्म का, एनर्जी ड्रिंक है ना, एनर्जी ड्रिंक भी है ये, मसाला सोडा। तो यहाँ पर पहुँचने की अगर मैं बात करूँ ना, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी सारी टोटो ऑटो खड़े हैं यहाँ पर। अगर आप भोलपुर पहुँचे हैं तो भोलपुर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। शांति निकेतन पहुँचते हैं तो वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है। तो 30 से 40 रुपये लेते हैं आपसे ऑटो वाले, और आप यहाँ पर कंकाली तला शक्तिपीठ में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे, देखिए कम से कम 100 के करीब तो ऑटो मेरे को ही दिख रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि आने वाले समय में ये शक्तिपीठ का जो निर्माण कार्य चल रहा है, तो और भी विकास होगा इस पूरे क्षेत्र का। बोलपुर शांति निकेतन स्टेशन से आपको 8 किलोमीटर पड़ेगा माई का मंदिर, और यहाँ जो प्रांतिक है यहाँ से आपका वह 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर पड़ेगा। कंकाली तला शक्तिपीठ पहुंचने की अगर हम बात करें, तो अगर आप सड़क मार्ग से आते हैं तो मंदिर शांति निकेतन बस स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो बोलपुर शांति निकेतन रेलवे स्टेशन निकटतम रेलवे स्टेशन है, जहां से
कंकाली तला शक्तिपीठ तक पहुंचने के लिए टैक्सी और बसें बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं। और अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो मंदिर से निकटतम हवाई अड्डा कलकत्ता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा ही है, जो मंदिर से 153 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हवाई अड्डा देश के अन्य प्रमुख शहरों से जैसे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर और अन्य महानगरीय शहरों से जुड़ा हुआ है। अगर हम कंकाली तला शक्तिपीठ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय ढूंढें, हालांकि दशहरा और नवरात्रि के समय में अधिकांश भक्त मंदिर में आते हैं और देवी जी का आशीर्वाद लेते हैं। इसके अलावा कंकाली तला मंदिर में जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है, इसकी सुखद जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता के कारण। 2 लगा दीजिए जूस, आपके जूस की वजह से ही कवर कर पा रहे हैं। गर्मी बहुत रहता है इधर। नहीं, गर्मी ऐसे ही रहेगा यहाँ पर कि दिसंबर जनवरी में थोड़ा बहुत? नहीं, हाँ, ठंडा हो जाएगा। दिसंबर जनवरी में बस 2 महीना। स्वेटर तो नहीं डलता होगा तब भी? स्वेटर जैसे गर्म कपड़ा? अच्छा, लेकिन अभी तो बड़ी गर्मी है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, 15 नवंबर के बाद मौसम ठीक हो जाता है, लेकिन अभी तो हमारे पसीने छूट रहे हैं। तो हमने जो होम स्टे भी लिया था ना, वो एसी वाला ही लिया। और आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि दिसंबर या जनवरी में ही यहाँ पर पश्चिम बंगाल में थोड़ी सी सर्दी आपको मिलेगी, नहीं तो यहाँ पर 10 महीने गर्मी ही रहता है। रहने के माने यहाँ पर गेस्ट है, ऑफिस एसी है, गेस्ट हाउस, हाँ गेस्ट हाउस है, उसके बाद लॉज भी है, हाँ रहने के यात्री निवास है बहुत। हाँ, और यहाँ से आपका 4-5 किलोमीटर के बाद शांतिनी किचन है, वहाँ पर रहने का जगह बहुत है। मुख्य मंदिर से अभी हम 100 मीटर की दूरी पर हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एरिया है। ये पार्किंग यहाँ पर लगी है ना, उसके बिल्कुल साथ में यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है और साथ में ही भैरव जी का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर माँ का शक्तिपीठ है। भैरव जी के दर्शन आपको वहाँ पर करने ही होते हैं। उनकी परमिशन लेकर, उनकी आज्ञा लेकर ही माँ के दर्शन किए जाते हैं। तो ये मंदिर ये भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये भी आसपास ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर भी। और भगवान शिव की अलग अलग लीलाओं को यहाँ पर मंदिर की दीवारों में दिखाया गया है और बड़े अच्छे से ये पूरी की पूरी कलाकारी की गई है। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि हमें सबसे ज़्यादा अच्छा इस शक्तिपीठ में आकर यह लग रहा है कि मंदिर तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, छोटे छोटे मंदिर भी हैं, लेकिन सभी के सभी मंदिर ना आपको ग्रीनरी में ही दिखेंगे। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और उनके बीच में ये मंदिर स्थापित है। अभी हम जा रहे हैं काल भैरव जी के मंदिर में। ये देखिए, वो भी पीपल के पेड़ के बिल्कुल साथ में है। तो इस तरह से एरिया बहुत खुला है यहाँ पर, चाहे एक गाँव है लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर इस शक्तिपीठ को दिया गया है एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो। यह था हमारा पूरा एपिसोड दिव्य और सुंदर कंकाली तला शक्तिपीठ बोलपुर, पश्चिम बंगाल पर। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा अगला एपिसोड शांति निकेतन पर होगा। जय माता दी।